जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम एकदम निकट आ गया है। मात्र आज से 90 दिन आपके एग्ज़ाम को और बचा हुआ है। तो इतने कम समय में कैसे पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो जाए। तो देखिए, हम आपके लिए क्रैश कोर्स 2025 का सीरीज़ निकाले हैं और इसमें हम आपको 3 महीना 4 महीना के अंदर में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, है कि नहीं है? ये हम नहीं बल्कि हमारे पूरा टीम है जो 4 महीना में पूरा क्या हो जाएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और आप ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें बस वही क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपके बिहार बोर्ड में आने लायक हो, मतलब चांस हो कि आ सकता है। तो देखिए, लिखा हुआ है ब्रह्मास्त्र, मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको टच करना ही तो करना है। तो कहता है समाजवाद एवं साम्यवाद, और यहाँ चैप्टर 2 है, क्लास 10th सोशल साइंस। तो देखिए, आप यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं अपना क्लास पे। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में हम लोग अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है। नवंबर में ही हम लोग 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। 2026 की तैयारी अभी से, और 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्रैश कोर्स है, और जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए रेगुलर बैच हम लोग निकाले हैं। तो देखिए, जिस समाज में, मतलब जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं, वहाँ का फीस इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ का फीस है टोटल 3499 रुपया, मतलब कि 3500 रुपया प्लस एक टॉफ़ी आपको दे देगा, मतलब कि 3500 रुपया फीस है। तो हमारे क्लास के तरफ से ये फीस एकदम कम से कम दाम में कितना हो सकता है बताइए? मात्र 1999। मात्र 1999। इसका मतलब आपको पर महीना हम आपको टोटल 14 महीना पढ़ाएंगे, और एक महीना पड़ता है 133 रुपया पर महीना आपको पड़ेगा। 133 रुपया क्लास 10th का इस इलाका में कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हमको कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है। तो देखिए, ये हमारा होने वाला है क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होगा 2026 के तैयारी के लिए। अभी से हम लोग जुट जाएंगे, है कि नहीं है? इसमें और कुछ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्लास की सुविधा, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन क्लास की सुविधा तो है ही। प्लस में देखिए, अब यहाँ पे एक आपके लिए मज़ेदार शायरी लिखा हुआ है कि अब पैसा न बनेगा शिक्षा में बाधा। मतलब कि अगर कोई भी होता है कि ज़्यादा पैसा लगने के कारण उन लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास पैसा देने का मतलब कि अंदर से नहीं हो पा रहा है कि नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, उनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क फी है, एकदम फ्री सेवा, मतलब एकदम बिल्कुल फ्री में उनके लिए पढ़ाया जाएगा। ये हम आपके लिए एकदम लाइव टू लाइव बात कर रहे हैं, कि नहीं है? और अगर वैसे कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। अगर उनसे सहमति नहीं है तो उनको पैसे अगर नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए बिल्कुल फ्री सेवा है हमारे तरफ से, है कि नहीं है? लेकिन हाँ, ये नहीं कि सब कोई सब पहुँच जाइए। वैसे बच्चे होने चाहिए जिसका बैकग्राउंड एकदम आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो। तो चलिए, बिना समय गंवाए अब हम लोग जितना किए हैं उतना किए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, है कि ना? तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया बाबू। हम आपको बताए थे कि इस क्वेश्चन में हम आपको पढ़ाएंगे क्या। कहाँ गया हमारा लेकिन? देखो, आ गया। हम आपको बताएं कि चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आता है। इसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका मतलब कि समाजवाद किसे कहा जाता है बाबू? समाजवाद किसे कहते हैं? ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। कहता है कि समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद का मतलब होता है बाबू कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। जिसे में देखिए लिखा हुआ है, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। साम्यवाद ये से शुरुआत हुआ था, मतलब कि उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अगर अधिकार हो गया तो किसका अधिकार है? क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे पूछेगा कि बबुआ उत्पादन के 4 कारक कौन कौन होता है? उत्पादन के 4 कारक
तो पहला होता है बाबू भूमि। क्या होता है? भूमि होता है। उसके बाद क्या होता है? पूंजी होता है। क्या होता है? पूंजी। उसके बाद क्या होता है? मजदूर। क्या होता है? मजदूर कहिए या तो श्रमिक कहिए, और एक होता है मालिक। क्या होता है? मालिक, या तो इसको उद्यमी कहिए, है कि नहीं है? जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? समाजवादी समाजवादी कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये सभी समाजवाद के तहत होता है। इसके मतलब कि जितना भी होता है समाजवाद का मतलब कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सरकार का योगदान होता है। अब पूंजीवादी क्या होता है? कि सिर्फ अपना फायदा। पूंजीवाद का मतलब बस अपना फायदा, जनता को नहीं देखना, बस अपन फायदा होना चाहिए। और सरकार क्या है? सरकार का मतलब कि समाज को लेकर चलना है। आप जानते हैं कि गेहूं चाउर कोटा में जो मिलता है कैसे मिलता है? 2-3 रुपये किलो। क्या सरकार 2-3 रुपये किलो लाता है? नहीं, उसके लिए सरकार सब्सिडी भरता है अलग अलग आदमियों को। वहाँ से उठाएगा 20 रुपये और आपको देगा 4 रुपया, तो बाकी के 16 रुपये घाटा कौन लिया? सरकार सब्सिडी भरा उसको, मतलब कि सरकार के द्वारा दिया गया उसको पैसा है। ऐसा में तब कोटा वोटा मिलता है ना जी, जहाँ 20 रुपये 22 रुपये किलो चावल है वहाँ आपको 3 रुपये किलो मिलेगा। अब तो फिर ये हो गया है, बताइए। तो उस सबका सरकार अपन खेती में उपजाया है, वो खरीदा है कोई से, अब पूरा पैसा सरकार दिया है कि नहीं है? सोचिए थोड़ा सा, अगर पेट्रोल के रेट पर 50 पैसा भी बढ़ता है, 50 पैसा भी बढ़ता है, तो दम ब्रेकिंग न्यूज़, आज का न्यूज़ एकदम सुर्खियों पर चलेगा कि अरे फिर से भारत में पेट्रोल महंगा हो गया। मात्र 50 पैसा, 1 रुपया बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा। कभी ये सोचे हो कि कोटा में जो आता है अनाज वो कैसे रुपये खरीदता है, कैसे देता है कि नहीं है? कैसे वो खरीदते हैं और कैसे देते हैं? फ्री में देते हैं। और तुम लोग बस चंद पैसा बढ़ता है, अरे भैया उठा लो सरकार के माथा पर एकदम। अब देखिए कहता है इसमें लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। समाजवाद के मतलब होता है इसमें जैसन आदमी पढ़ल लिखल रहता है उसी हिसाब से उस सबके जॉब मिलता है। अब हमको है पढ़ल लिखल है ये नहीं, अंगूठा छाप है, हमको कलेक्टर बना दे तो लेके डूब ही ना जाएंगे? तो कलेक्टर के लिए उसकी उतना पढ़ाई चाहिए। अब हमको दौड़ ही नहीं, अपाहिज के कह देगा चलो तू आर्मी ज्वाइन कर लो, बताओ अपाहिज के आर्मी ज्वाइन करेगा? अंधर उसको तू बंदूक चलावो, क्या होगा? कुछ होने वाला है नहीं। तो मतलब योग्यता के हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए? जॉब मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। अब जो विकलांग है उसको टीचिंग लाइन में भेज दो, पढ़ाने वाला शिक्षा व्यवस्था में भेज दो, है कि नहीं है? अरे देश का सेवा नहीं कर सकते लेकिन देश में भविष्य बना सकता है लेकिन के, है कि नहीं है? फिर कहता है तथा पद योग्यता के अनुसार ही वेतन दिया जाता है। अब तुम सोचो कि एक छोटा सा मजदूर और एक कलेक्टर का पद तो अलग अलग है, क्या वेतन सेम रहेगा? मजदूर 20,000, अरे 420,000 मान के चलो, सरकारी मजदूर के कितना? 20,000, और कलेक्टर साहब के 80,000, 54,000 से स्टार्ट होता है। बाबू साहब कलेक्टर का कीमत, कलेक्टर साहब जो है ना उनका वेतन महंगा नहीं है, उनका सिग्नेचर महंगा है। एक सिग्नेचर 1 घर पैसा, 4 सिग्नेचर 4 घर पैसा, ऐसे होता है। कलेक्टर में इतना पावर होता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपीएससी क्रैक करने के बाद बनता है बाबू। है सुन में सोचिए, डीएम का इतना पावर होता है कि अगर कह दे कि हमर जिला में नीतीश कुमार नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसका हेलीकॉप्टर नहीं लैंड होगा, नहीं लैंड होगा, कोई की हिम्मतें नहीं है। तुम बाद में उसके साथ जे कर लो, लेकिन जब तक वो है, जब तक वो कह दिया कि नहीं उतरेगा तो नहीं उतरेगा, बात खत्म तो खत्म। समझ में आया? कलेक्टर ऐसा है ना कि बाकी सब प्रधानमंत्री को देखे हो ना, तब प्रधानमंत्री कलेक्टर के सामने खड़ा रहते हैं और कलेक्टर बैठल रहता है। कलेक्टर साहब बैठल रहते हैं और प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। ये है पावर कलेक्टरी में। ऐसा में तो कलेक्टरी ऐसी नहीं निकलता है बाबू। आप लोग पढ़िए, इतना मन लगा के, इतना मन लगा के ना कि काश एक आध गो बिहार से तो इससे बड़ी सारा है, आप लोग इस क्षेत्र से कोई क्रैक करे, है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? उत्पादन के चारों कारकों पर जो किसका अधिकार हो? सरकार का। क्या होता है? समाजवाद होता है। और इसमें क्या कहा जाता है बाबू? देखिए ये सभी समाजवाद के तहत होता है। कहता है कि इसमें लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, योग्यता के हिसाब से कार्य मिलता है,
पद तथा योग्यता के अनुसार ही वेतन मिलता है। जो जितना ऊंचा वेतन पर पद पर रहेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, क्वालिटी में कोई डिस्काउंट ना है, सही आ रहा है। चलिए अब बाबू चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अब देखो, कहता है कि पूंजीवादी किसे कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहा जाता है? जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद का मतलब जिस उत्पादन के चारों कारकों पर हमारा अधिकार है, मतलब ये मेरा कोचिंग है तो यहाँ के मालिक भी हम हैं और यहाँ के जो मजदूरा जो काम किया होगा उसको पैसा भी हम ही दिए होंगे, है कि नहीं है। यहाँ भी जितना भी सामान उमान है सब हमरे है। अभी के डेट में क्लासरूम ये मेरा ही है कि नहीं है। तो मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। कहता है उत्पादन के सभी अधिकार पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व का मतलब अधिकार हो उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। देखो 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ पूंजीवाद का शुरुआत कब हुआ? 18वीं शताब्दी से। कहता है औद्योगिकीकरण का बड़े पैमाने पर स्थापना। सरकार कभी चाहता है कि बड़ा कंपनी खोलें, अब के चाहता, पहले के नहीं चाहता है। पहले का था कि बड़ा बड़ा कारखाना किसका है? सरकार के, प्राइवेट, अपन नहीं, तुम्हारा नहीं। देखिए अब कहेगा कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील सरकारी है, अब कैसे हो जाएगा? नहीं तो वहाँ है ना कोई हैंड ओवर कर लेगा, छोटा सा बच्चा प्यारा सा नन्हा मुन्हा। तो चलो देखो, कहता है कि जो पूंजीवाद है मतलब कि उत्पादन के चारों कारकों पर जिसका अधिकार है उसे कहते हैं पूंजीवाद। और इसमें ही बड़े पैमाने पर फैक्ट्री सब रहता है। टाटा जो कंपनी था वो पहले किसका था? टाटा साहब के, सरकारी था कि प्राइवेट? जियो कंपनी मुकेश अंबानी के कौची है? रिलायंस कौची है? सब कौची है? प्राइवेट है। तो सरकार कितना बड़ा कंपनी है? नहीं। BSNL सरकारी है, देखा सब डुबा दिया BSNL के, है कि नहीं है। 200 में 1 महीना फ्री, 2 सप्ताह में 2 घंटा खाली नेट चलेगा, जाओ ख़त्म कहानी। आज सुन में देखिए, कहता कि नए मशीनों को लाया गया। किसने लाया? किसी निजी व्यक्ति ने। पूंजीवाद में सब चल रहा है। आज सुन में फिर कहता है कि इसमें पूंजीपति के लोग के कारखानों में श्रमिक वर्ग के लोग कार्य करते थे। आज सुन में मतलब कहता बाबू कि इसमें पूंजीपति के कारखाना था और उसमें काम कौन करता था? श्रमिक के मतलब मजदूर लोग काम करते थे। फिर कहता है कि श्रमिकों को शोषण बहुत करते थे। अब मान के चलो कि हमार कोचिंग है, मेरा कोचिंग है, हम 4 दिन पढ़ाएंगे, 6 दिन छुट्टी दे देंगे, तो नहीं कुछ बोल देगा? नहीं बोलेगा। लेकिन यह सरकारी रहता, कोचिंग रहता सरकारी, तो सरकारी रहता तो हमको आना पड़ता तो पढ़ता न। तो नहीं हम क्या बोलता है, मास्टर पढ़ा रहा है हो, चलो कंप्लेन करते हैं, तो नहीं कंप्लेन करता। आई हमारे खुद का है, कोची कर लगा तो नहीं ना पढ़ाएंगे, जाओ घरे, छुट्टी हो गया, खत्म कहानी, है कि नहीं। इस तरह से होता है। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में शोषण किया जाता है, उसको कोई बोलवैया है नहीं। अरे मालिक हम हैं, नहीं करना है घर जाओ अपन, है सुन में, नहीं काम करना है घरे जाइए, लेकिन मालिक हम है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही होगा, है सुन में। मतलब शोषण भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। समय से अधिक कुछ है कार्य करवाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। मतलब कि 8 घंटा के ड्यूटी में क्या कहता था, 10 घंटा 12 घंटा करवाता था। ओवर ड्यूटी करेंगे तो ओवर पैसा मिलेगा, पैसों नहीं देगा, बेसिक काम करवाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा। तो बताओ अच्छा बात है हो, हैं? ये सब लूटने वाला काम ना है। फिर कहता कुछ है कि श्रमिक वर्ग के लोग, कहता है आवाज़ उठाया और संगठन बनाया। देखो कौन आवाज़ उठाया था बताइए? श्रमिक वर्ग के लोग आवाज़ उठाएं और उसके बाद संगठन बनाएं। फिर कहता है कि पूंजीपति वर्ग के लोग खिलाफ विरोध किया। मतलब कि जो अमीर व्यक्ति थे जो उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनके ऊपर सब आवाज़ उठाया और उनके खिलाफ हो गया कि देखो बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको फैक्ट्री चलाना है तो हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, समय पर काम करेंगे, समय से समय तक अब निश्चित वेतन देना पड़ेगा। ये न कि 10,000 का के 2,000 तक हम भगा दा, ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये समझ में आया
समझ में आया। अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाए थे उनका नाम क्या क्या है, उनके बारे में एकदम विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है यूटोपियन समाज की स्थापना करते हैं, किसका, यूटोपियन समाज। तो इसमें सबसे पहला कोची है सेंट साइमन। सेंट साइमन तुमको लौक रहा है जी, हाँ क्या है, प्रणाम, ये सेंट साइमन, प्रणाम करो सब कोई, आप लोग कीजिए, प्रणाम कीजिए, अच्छे व्यक्ति हैं सेंट साइमन। देखिए क्या किए थे, प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि समाजवादी में, मतलब कि जो सरकारी वस्तु होता है ना, उसमें कहता है कि उसको बढ़ोतरी कीजिए, पूंजीवादी को पीछे कीजिए और समाजवादी को बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि पूंजीवादी में सब शोषण कर रहा है, समाजवादी को आगे बढ़ाइए, इनका कहना है। देखो तो अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है जी। कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कहता है एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। फ्रांसीसी विचारक, पूछेगा कि सेंट साइमन कहाँ के थे, फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के। अब फ्रांसीसी मतलब कि भारत के तो भारतीय लगता है ना जी, पाकिस्तान के तो पाकिस्तानी, उसी तरह से भारत के हैं तो भारतीय, फ्रांस के हैं तो फ्रांसीसी। ऐसा में उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करें, इस ढंग से मतलब उसको सजाएं करें चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। मतलब कहता है कि हम लोग को समाज, मतलब हम जो व्यक्ति हैं समाज को इस तरह से बनाएं कि एक दूसरे पर अत्याचार ना करें, बल्कि हम लोग क्या आपस में मिलजुल कर और सब लोग काम करें, है कि नहीं है। और काम देखो, एकता में बल होता है, मानते हो ना मानते हो। एक लकड़ी को तोड़ दोगे, ऐसा 20 लकड़ी आ जाए तुमको तोड़ देगा, है कि नहीं है। इसीलिए एकता में बल है, एकता में बल है। ऐसा में इसलिए का कहना है कि सब मिलजुल के रहिए भाई, मिलजुल के रहोगे ना तो बहुत अच्छा समाज बनेगा। अब तुम ओकरा नीचे दिखाओगे, हमारा से गरीब आदमी हमारा बीच साथ बैठेगा, भागो यहाँ से, है कि नहीं, इसे नहीं होना चाहिए। फिर कहता है मिलजुल के प्रकृति का दोहन करें, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। कितना अच्छा कहना है कि जिस पद पर वो है उस लायक उसको वेतन दीजिए, उतना समय करवाइए, है कि नहीं। ये भी कहना नहीं है कि मजदूर को दे दो 20 लाख रुपए महीना और कलेक्टर साहब को दे दो 10,000 के महीना, ऐसा का नाम नहीं था इनका। इनका का नाम है कि जो उसके लायक हो, जो उसके लायक हो उसको उसी तरह से वेतन दिया जाए। ये नहीं कि बेचारा एकदम इंजीनियरिंग करके आया है और उसको मजदूर बना के रख ले हैं, मजदूर वाला पैसा दे रहे हैं, तो कभी भी वो सहेगा जी। कहे क्या ही होता, हम अपन IIT दिल्ली से कहला किए थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहला किए थे, जब मजदूरी बनना था हमारा था, है कि नहीं। सब कोई सोचेगा, वो भी सोचेगा। तो समझ में आया सेंट साइमन के बारे में। सेंट साइमन एक अच्छे समाजवादी विचारधारक के व्यक्ति थे। इनका कहना था कि मिलजुल कर रहो, एक दूसरे पर शोषण ना करो। और कहना था कि देखिए जो जितना लायक है उसको उतना पैसा दिया जाए, वेतन दिया जाए, उतना उससे काम कराया जाए। ऐसा में चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है यूटोपियन समाजवादी सेकंड कोची है, चार्ल्स फ्यूरिक। क्या है, चार्ल्स फ्यूर है, चार्ल्स फ्यूर। देखिए यह आधुनिक औद्योगिकवादी कोची है, आधुनिक औद्योगिकवादी का विरोधी था। मतलब कहता है कि मान करके चलो ना बाबू कि पहले क्या होता था ना कि अगर हमको नहर खोदना है तो आदमी लगता था, कुछ लगता था आदमी। अब क्या होता है कि नहर खोदना है ना, JCB लगा दो। तो सोचिए एगो JCB कितना आदमी के पेट पर लात मारा कि नहीं मारा। सोचिए पहले JCB नहीं था, JCB मतलब बुलडोजर, ही सब जो ज़मीनियाँ कोड़ता है जी, जो उन नहीं था। तो सब मान के चलो कि नहर खोदना है, यहाँ से यहाँ तक हमको नहर खोदना है, तो आदमी सब काम करेगा, तो वो सबके घर में 2 वक्त का रोटी जलेगा, 2 वक्त का रोटी पकेगा,
है कि नहीं है। और जैसे ही जेसीबी आया, मशीन आया, वैसे ही क्या किया कि सब के पेट पर क्या मारा, लात मारा। तो वो सब बेरोजगार आदमी हो गए, वो सब कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, है कि नहीं। हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे मनरेगा। क्या पढ़ाएंगे, मनरेगा के मजदूर। आए सुन में, पहले मनरेगा के मजदूर होता था, लेकिन अब मनरेगा के जेसीबी हो गया है सुन में, मनरेगा के जेसीबी। तो यही कहते हैं कि आप लोग सोचिए, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग भूखा मर रहा है। अरे वो जेसीबी हटाइए, आदमी को काम करवाइए, आदमी काम करने से तंदुरुस्त रहेगा, है कि नहीं है, फैमिली बढ़ाएगा। सही बात है कि नहीं बात है। उसके घर में, अच्छा ही बताओ, कमाने वाले एक गो, खाए वाला 3 गो, तो सोचिए बेचारा वो बेरोजगार पड़ गया, सब भूखी न मरेगा जी। यही कहनाम था इनका कि औद्योगिकरण का एकदम साफ खिलाफ थे कि जेसीबी को हटाइए, चाहे जितना भी मशीन वाला काम है सबको हटाइए और मजदूरों को लगाइए, ताकि उनके घर पर भी 2 वक्त की रोटी पक सके। अब देखिए कहते हैं, तथा श्रमिकों को छोटे नगर तथा कस्बा में काम करना चाहिए। देखो बाबू, यहाँ होता है नगर, नगर तो मतलब समझ में आता है, छोटा मोटा नगर होता है। कस्बा मतलब क्या होता है, कस्बा का मतलब होता है गांव। क्या होता है, गांव। मानिकपुर हमारा क्या है, कस्बा है। मानिकपुर बाजार नहीं, मानिकपुर कस्बा है। ऐसा में कुर्था है गांव, कुर्था उस साइड है गांव। ऐसा में वो सब है नगर बड़ा बड़ा। कस्बा के मतलब जैसे में हमारा छतोई गांव है, वो क्या है, कस्बा है। कस्बा के मतलब किसी बाजार के किनारे स्थित छोटा मोटा टपोरी गांव, उसे कहते हैं कस्बा। अब देखिए, देखो काम करना चाहिए तथा किसानों के लिए प्लान्स बनाएं। प्लान्स का मतलब प्लान, ऐसा में। फिर कहता जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल रहा। यह योजना क्या रहा, असफल। इन्होंने इतना सारा बात सोचा, प्रणाम करो, बड़े अच्छा बात सोचते हैं। हाँ है नहीं, बाय करो। देखो ये बेचारा डेट कर गए हैं, अब फूल माला चढ़ा दो, चला गया। देखिए इनका जो प्लान्स बनाने जाने वाला योजना था, क्या हो गया, असफल हो गया। तो सबसे पहला सेंट साइमन, उसके बाद चार्ल्स फ्यूरिक। ऐसा में इन दोनों के बारे में आपको याद हो जाएगा। वो चार्ल्स फ्यूरिक, यह कुछ है औद्योगिकवाद का विरोध थे, मतलब विरोध करते थे कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना नहीं करना है, मजदूर को भी कुछ रहने दीजिए, है कि नहीं है। चलो देखो अब कहता है यूटोपियन समाजवादी। अगला ल्यूबा, कुछ लिखल है, लुई ब्ला लिखा हुआ है, लुई ब्लो। इनका कहनाम क्या है, कहता है कि फ्रांस के कुछ है राजनेता एवं इतिहासकार थे। कहाँ के थे, फ्रांस के एक नेता भी थे और इतिहासकार भी थे। वे समाजवाद के समर्थक तथा सुधारों के कुछ पक्षधर थे। ऐसा में मतलब इनका कहनाम है, ये देखिए अच्छा आदमी है, इनको भी प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करो, हो गया इनका। देखिए ये कहते हैं कि समाज के बारे में अच्छा सोच रखते थे और समाज को सुधारने की चर्चा अपने आसपास करते थे। फिर कहते हैं कि ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए इन्होंने सरकारी सहकारी संस्थाओं के निर्माण का सुझाव दिया। ठीक है, कहते हैं कि जो ग्रामीण गरीब जो हैं, गांव में रहने वाले गरीब हैं, उनको कुछ सुझाव दिया कि आप लोग घर पे रख करके कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि आपके घर में भी 2 वक्त की रोटी पक सके। ऐसे में फिर कहता है, जैसे में दर्शन उदारवादी चिंतकों के कुछ है विपरीत लुई ब्लॉक नहीं, सिर्फ ब्लॉ होगा, राज्य की शक्ति में विस्तार चाहता था, राज्य की शक्ति में विस्तार चाहता था ताकि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हो सके। अब छोटा गांव रहेगा तो छोटे आदमी ना रहेगा, तो सोचते थे ना कि हमारा जो शहर है, छोटा मोटा गांव है, उसका विस्तार हो सके, मतलब कि बढ़ सके। ऐसे उनमें रबड़ ना किसी बढ़ा देना है, मतलब कि जनसंख्या बढ़ेगा तो सबको, जनसंख्या बढ़ेगा तो सबके मांग बढ़ेगा तो सबके खेती बढ़ाना पड़ेगा, खरीदेगा खेती एक दूसरे के बगल में से, है कि नहीं है। समझ में आया,
कोई दिक्कत नहीं ना? लुई ब्लॉक के बारे में कोई दिक्कत? चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए। यहाँ अगला आता है कोची, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, ये सब अच्छे विचारधारक हैं। आज सुन में बहुत अच्छा बात सोचते थे। वो मेजनी पिछला साल थे। कहता है यह एक ब्रिटिश उद्योगपति था। कौची था? ब्रिटिश उद्योगपति। उद्योगपति के मतलब बिजनेसमैन। आज सुन में उद्योगपति थे। इसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसने सभी श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की और देखा कि मुनाफा होने के जगह और देखो, मुनाफा नुकसान यहाँ होगा, मुनाफा नुकसान होने के जगह और भी अधिक हो गया। मतलब कहते हैं ये जो व्यक्ति है ना, ये कहाँ गए थे बताइए? स्कॉटलैंड। कहाँ गए थे? स्कॉटलैंड में जा कर के एक न्यू लुबार्क नामक एक फैक्ट्री की स्थापना किया। और स्थापना किया ना, तो सोचे ना कि नया नया फैक्ट्री खोल रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा ना कि देखिए, सब कंपनी कुछ करे चाहे नहीं करे, हम अपने मजदूरों को एकदम समान अधिकार देंगे, सबको समान छुट्टी देंगे, समान वेतन देंगे। समान वेतन का मतलब पद के हिसाब से देंगे। जो जितना ज़्यादा काबिल रहेगा उसको ज़्यादा सुविधा भी खूब देंगे, सुविधा भी खूब देंगे। आए सुन में, तो ऐसन आदमी को बताइए फैक्ट्री चलेगा कि बर्बाद होगा? चलेगा। जो गरीबों के बारे में सोचेगा और गरीब उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, एकदम सोचेगा कि नहीं, आखिरकार जहाँ सब कोई हम लोग को धुतकार रहा है, वह एक व्यक्ति है जो सबको खाना बांट रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, उनके लिए अच्छा बात सोचेंगे ना सोचेंगे जी? यही हुआ था। तो ये कहनाम है कि इनका मुनाफा तो हुआ ही हुआ, नुकसान एकदम नहीं हुआ था। नुकसान होने के बदले क्या हुआ? और मुनाफा हो गया। आए सुन में, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कौची कहता है बबुआ? देखिए यहाँ से आपका आ गया है कौची, कार्ल मार्क्स। ये भाई ये चैप्टर के सबसे हीरो हैं ये कार्ल मार्क्स। पढ़ो कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स देखिए भाई, प्रणाम करो उनको, प्रणाम। जय कार्ल मार्क्स बाबा की जय हो। हाँ, मेरे चरणों में तुम्हारा कोटि कोटि नमन है। ठीक है, उपकार समझ रहा है ना? मेरे चरणों में तुम्हारा कोटि कोटि नमन है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बाबू 1818 में। 1818 चल बसे कवि 1883 में। 1883 तो जन्म कब हुआ था बाबू? मृत्यु कब हुआ? 1883 में। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। देखिए सबसे पहले जन्म समझिए तो 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के है ट्रियर नगर में एक है अयहूदी परिवार में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ है? अरे बबुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कैसे हम लोग बिहार के अरवल जिला के मानिकपुर गांव में रहते हैं, उसी तरह से यह है कि जर्मनी देश है और उसके बाद क्या है, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में किस परिवार में? अयहूदी परिवार में। कुछ अयहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिताजी हेनरी मार्क्स, क्या नाम था? हेनरी मार्क्स। तो पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? वकील का मतलब एडवोकेट, ऐसा में लॉयर। कोई दिक्कत? तो क्या थे? वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को क्या किया? ग्रहण कर लिया था। तो बताइए कार्ल मार्क्स के पिताजी ने कौन सा धर्म अपनाया था? ईसाई धर्म को अपना लिया था। कार्ल मार्क्स के पिताजी पेशे से क्या थे? कार्ल मार्क्स के पिताजी के नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था?
1818 में। 1883 में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था। चलिए, इनमें लव स्टोरी भी मिलेगा, है कि नहीं? इनके में लव स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। तो बताइए, बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में कब गए? 1836 ईस्वी में वे चले गए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था लेकिन? 1818 में। मृत्यु कब हुआ? 1883 में। जन्म किस देश में हुआ? किस प्रांत में हुआ? राइन प्रांत में। किस नगर में हुआ? कुछ लिखल है? ट्रियर नगर में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी के नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स बेसिस से क्या थे? वकील थे। बाद में जाके कौन सा धर्म अपनाए? ईसाई धर्म अपना लिए थे। बताइए, बर्लिन विश्वविद्यालय में कब ज्वाइन किए थे? 1836। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए, अभी भी कार्ल मार्क्स चलेगा बाबू। कार्ल मार्क्स पर ही खत्म हो जाएगा पूरा आज का क्लास, कार्ल मार्क्स के नाम। देखिए, तो कार्ल, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। कहाँ मिला? बर्लिन विश्वविद्यालय में उनको जीवन का एक अलग मोड़ मिला। उनको ई हो गया। आज सुन में देखिए, कहता है कि 1843 में उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। किससे विवाह किया? जेनी से। किससे? जेनी से। बचपन के मित्र था, तो मित्रता मतलब कि लव स्टोरी हुआ होगा। क्या हुआ होगा? लव स्टोरी। मित्र था या मित्री थी? मित्री कहो, मित्र कहो, मित्री नहीं, मित्र होता है। तो बचपने के मित्र पर डोरा डाल लेते हैं। ऐसा में कहीं ना मिल जाए हमरा, है कि नहीं है? बचपने के दोस्त पर ही सब डाका डाल देता है आदमी। देखिए, तो बचपन के मित्र से डाके की बात नहीं है, विवाह कर लिए। कितनी अच्छी बात है। क्या कर लिए? जेनी से विवाह कर लिए 1843 ईस्वी में। अब देखिए, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में कौची है? फ्रेडरिक एगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। ऐसा में देखिए, यही है जेनी। कौन है? जेनी है। ऐसा में देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में सबसे गरीबों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। आपसे पूछेगा एग्जाम में, गरीबों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। तो बताइए, 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी? ऐसे में जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। समाजवादी या तो गरीबों की बाइबल कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बताइए, दास कैपिटल के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स ने कब लिखा था? 1867। बचपन के मित्र का नाम क्या था? जेनी। विवाह कब हुआ? 1843 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबूगा। वो उनका मुलाकात एक किससे हुआ था? फ्रेडरिक एगल्स से। आया सुन में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाबूगा। कहता है कि कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध, मतलब कि सिद्ध कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत उनका मान्यता है कि 5 बात को एकदम लिखना कोची है। कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। जैसे मान के चलो, द्वंद्वात्मक का मतलब होता है कि अगर हम उसको एक थाप मारें और उधरों से हमारा एक थाप मार दिया, तो मतलब कि दोनों में हो गया कोची? द्वंद्वात्मक। आज सुन में कोची हो गया? द्वंद्वात्मक। आज सुन में मतलब कि दोनों बराबरी रहे। हम उसको एक थाप मारे, हमरो लटका दिया, तुम उसको मारा, तोरो मार दिया, तो मतलब कि द्वंद्वात्मक होता है। आज सुन में फिर कहता है कि वर्ष संघ की सिद्धांत, वर्ष संघर्ष की सिद्धांत।
वर्ग संघर्ष की सिद्धांत, इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या, उसके बाद मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत। आए सुन में फिर कहता है कि राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पाते महंगा महंगा सामान, मतलब कि जो बेसहारा हैं, उनके लिए एक अलग समाज का निर्माण करना ही इनका एक सिद्धांत था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इनका 5 सिद्धांत याद रहेगा, याद हो जाएगा ना एकदम। देखिए अब कार्ल मार्क्स का एक देखिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं, देखिए लंदन में 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की। इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कौची लिखा हुआ है? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। जैसे कहता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, मतलब कि सोचिए कि अगर हम पुलिस है नहीं है और पुलिस वाला काम करेंगे तो हमको अधिकार है नहीं है। हम मान के चलो कि हमार कर्तव्य कौची है? पुलिस वाला काम। हम दिन भर बैठल रहे सुतल रहे हैं, वो भी नहीं है। मतलब कि कौची कहते? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। याद रहेगा? आपसे MBBI पूछ सकता है कि बताइए बाबू, कौची पूछेगा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कब कहा था? 1864 ईस्वी में कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कार्ल मार्क्स ये भी है, कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 में खुद से किया था। मतलब खुद किए थे वो, जिसमें कहे थे कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। फिर कहते हैं कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को पेरिस में सम्मेलन हुआ। आपसे पूछेगा बाबू सुन में। फिर कहता है कि जिसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समझ में? अब 400 प्रतिनिधि क्या किया था? भाग लिया था। इसी में ही द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया जाता है। अब दिखाता है कि 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज समझ में आया कि 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो किनके कारण मनाया जाता है बाबू? कार्ल मार्क्स द्वारा मनाया जाता है। आया सुन में? ये टॉपिक आपको कोई दिक्कत है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ? 18। दूसरा 89। कोई दिक्कत? तो बताइए कि 1 मई को मजदूर दिवस कब से मनाया गया? 1890 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। 1890 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए तो आज का क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं, और इसमें ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें भी लास्ट भी और बचा हुआ है। तो कल का क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।